नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पैसे के मायने ही बदल दिए हैं। रिच डैड पुअर डैड। ये किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी और शैरन लेक्टर ने लिखी है और 1997 में आई थी। और मजेदार बात यह है कि शुरू में कोई इसे छापने को भी तैयार नहीं था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज देखिए, 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, 51 से ज्यादा भाषाओं में। तो जाहिर है इसने कहीं ना कहीं मतलब लोगों की नब्ज पकड़ी है। सही बात है। कुछ तो बात होगी इसमें। किताब की जो कहानी है वो कियोसाकी के अपने अनुभव पर आधारित है। वो दो पिताओं से मिली सीख की तुलना करते हैं। एक उनके असली पिता, जिन्हें वो कहते हैं पुअर डैड, हम्म। और दूसरे उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड। ओके। अब पुअर डैड जो थे वो पढ़े लिखे थे, ऊंचे पद पर थे। वो पारंपरिक रास्ते पर जोर देते थे, भाई अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और खर्च सोच समझ कर करो। हाँ, जो हमें ज्यादातर सुनने को मिलता है। बिल्कुल। वहीं रिच डैड, जो शायद 8वीं पास थे लेकिन एक सफल उद्यमी बने, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहते थे वित्तीय समझ बढ़ाओ, निवेश करो, संपत्ति बनाओ। राइट। दो बिल्कुल अलग दुनिया है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम इस किताब के मुख्य विचारों, सबकों और शायद कुछ विवादास्पद बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि पैसे को लेकर हमारी सोच को ये कैसे चैलेंज करती है। तो किताब की शुरुआत ही होती है दो बिल्कुल अलग सोच के साथ। पुअर डैड कहते थे पैसे का मोह सारी बुराइयों की जड़ है, हम्म। और रिच डैड का मानना था पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। ये सिर्फ दो लाइनें नहीं है, ये पैसे को देखने के दो अलग चश्मे हैं, है ना? बिल्कुल। एक नजरिया जैसे डर और बचाव पर टिका है, जबकि दूसरा अवसरों पर, कुछ बनाने पर। कियोसाकी एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। क्या? वो कहते हैं कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है, सोचना बंद। अच्छा। लेकिन अगर हम पूछें मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो दिमाग एक्टिव हो जाता है, वो रास्ते खोजने लगता है। ये एक तरह की दिमागी कसरत है। मकसद फिजूल खर्ची नहीं, बल्कि दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रेन करना। और कमाल की बात है कि कियोसाकी ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ये फैसला कर लिया कि पैसे के मामले में वो अपने रिच डैड की सुनेंगे, जबकि उनके पुअर डैड के पास इतनी डिग्रियां थीं। हाँ। ये दिखाता है कि सोच का असर कितना गहरा हो सकता है, शायद फॉर्मल एजुकेशन से भी ज्यादा। हाँ, किताब का तर्क यही है कि पैसे का असली सबक स्कूल में नहीं मिलता, वो घर पे मिलता है। और शायद यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। वो पैसे के खेल के नियम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो शायद हम जैसे आम लोगों को स्कूलों में या पारंपरिक माहौल में सीखने को नहीं मिलते। और यहीं से किताब का पहला और शायद सबसे फेमस सबक आता है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम सब तो पैसे के लिए ही काम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी जिंदगी, अपना समय तनख्वाह के बदले में देते हैं, जबकि अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। कियोसाकी अपना ही एक अनुभव बताते हैं, हाँ। कैसे रिच डैड ने उन्हें और उनके दोस्त माइक को अपने एक स्टोर में सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे पर काम पर रखा था। सिर्फ 10 सेंट। हाँ, मैंने पढ़ा है। और जब कुछ हफ्तों बाद कियोसाकी गुस्से में नौकरी छोड़ने गए, तब रिच डैड ने उन्हें जिंदगी का पहला सबक दिया। हाँ, वो कहानी काफी दिलचस्प है। रिच डैड ने कहा कि जिंदगी हमें धक्के मारती है और ज्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं या फिर गुस्सा होकर अपने बॉस को या नौकरी को दोष देते हैं, बिल्कुल ये समझे बिना कि जिंदगी शायद उन्हें कुछ सिखाना चाह रही है। सही बात। फिर रिच डैड ने उन्हें बिना वेतन के काम करने को कहा। सोचिए, बिना सैलरी के काम। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है। मकसद ये था कि वो सिर्फ तनख्वाह का इंतजार करने के बजाय पैसे बनाने के अवसर देखना सीखें। और जब वो मान गए, तो रिच डैड ने उन्हें पैसों का लालच देकर परखा भी। अच्छा, कैसे? उन्हें ज्यादा पैसे ऑफर किए, $1, फिर $2, $5 प्रति घंटा। ये देखने के लिए कि क्या वो डर और लालच, इन दो भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। तो मतलब मूल विचार ये है कि डर कि भाई बिल कैसे चुकाएंगे और लालच की और ज्यादा पैसा चाहिए, यही दो भावनाएं हैं जो ज्यादातर लोगों को इस चूहा दौड़ यानी रैट रेस में फंसाए रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। नौकरी करो, बिल चुकाओ, थोड़ी तनख्वाह बढ़ी तो खर्चे बढ़ा लिए, फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, एक अंतहीन चक्कर जैसा। हाँ, कियोसाकी इसी को चूहा दौड़ कहते हैं। जैसे वो गधे के आगे गाजर लटका देते हैं ना, वो भागता रहता है। रिच डैड का सबक था, इस डर और लालच को समझो, उन्हें खुद पर हावी मत होने दो, और सोचो कि इस दौड़ से बाहर कैसे निकलना है। पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखो।
ये पूरी तरह से माइंडसेट का बदलाव है। चलिए अगले अहम विचार पर आते हैं, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत। कियोसाकी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि स्कूलों में हमें पढ़ना लिखना तो सिखाते हैं, पर पैसे का मैनेजमेंट नहीं सिखाते। क्या यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी कई बार आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं? किताब का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वित्तीय साक्षरता का सबसे बुनियादी नियम है संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। ओके। और सिर्फ समझना नहीं, बल्कि हमेशा संपत्ति खरीदने पर ध्यान देना। कियोसाकी तो कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस यही एक नियम काफी है। लेकिन संपत्ति और दायित्व की परिभाषा क्या है? क्योंकि आमतौर पे तो लोग घर, गाड़ी, इन सबको संपत्ति ही मानते हैं। हाँ, यहीं पर कियोसाकी एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी परिभाषा देते हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, अच्छा, और दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये कैश फ्लो मतलब नकदी का बहाव, उसका गणित है। उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए आपने एक घर किराए पर दिया है, उससे किराया आ रहा है, आपकी जेब में पैसा आ रहा है, तो वो घर आपकी संपत्ति है। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बड़ा सा घर लोन पर लिया है, जिसकी किस्तें जा रही हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, वो सब आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो घर भले ही आपस में रह रहे हों, वो एक दायित्व है। ओह, तो मतलब घर या कार अपने आप में संपत्ति या दायित्व नहीं है? ये इस पर निर्भर करता है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। बिल्कुल। कैश फ्लो ही तय करता है। किताब में वो कैश फ्लो के चित्र भी हैं, बहुत सरल। वो दिखाते हैं कि अमीरों का पैसा संपत्ति वाले कॉलम से आता है, उनके खर्चों को पूरा करता है, और फिर जो बचता है वो वापस संपत्ति खरीदने में लग जाता है। और बाकी लोगों का? बाकी लोगों का पैसा तनख्वाह से आता है और सीधे दायित्वों और खर्चों में बह जाता है, और वो अक्सर दायित्वों को ही संपत्ति समझ बैठते हैं। यहाँ वो बकमिंस्टर फुलर की दौलत वाली परिभाषा भी बड़ी फिट बैठती है। कौन सी? दौलत ये है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। लक्ष्य ये है कि आपकी संपत्ति से इतनी आमदनी हो कि वो आपके सारे खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप सही मायने में आर्थिक रूप से आजाद हैं। अगला सबक है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? नौकरी छोड़ दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कियोसाकी यहाँ नौकरी यानी प्रोफेशन और बिजनेस यानी बिजनेस का फर्क समझा रहे हैं। आपकी नौकरी आपका पेशा है, ठीक है, लेकिन आपका बिजनेस आपकी संपत्ति वाला कॉलम है। अच्छा। दिक्कत तब होती है जब लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए, मतलब अपने एम्प्लॉयर के लिए बिजनेस बनाने में लगा देते हैं और अपना बिजनेस कभी शुरू ही नहीं करते। इसका कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, वो मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक का जिक्र करते हैं। लोग सोचते हैं उनका बिजनेस हैमबर्गर बेचना था, हाँ, वही लगता है। पर रे क्रॉक ने खुद कहा था कि उनका असली बिजनेस रियल एस्टेट है। वो जमीनें जहां मैकडॉनल्ड्स के स्टोर खुलते थे। हैमबर्गर बेचना उनका पेशा था, रियल एस्टेट उनका बिजनेस। ओह, ये तो सोचने का अलग नजरिया है। हाँ, तो संदेश ये है कि अपनी नौकरी करते रहो, उससे घर चलाओ, बिल भरो, लेकिन साथ ही साथ अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान दो और उसे बढ़ाते रहो। कियोसाकी ने खुद भी तो यही किया था ना, जेरोक्स में नौकरी करते हुए रियल एस्टेट और स्टॉक में निवेश करके अपना बिजनेस खड़ा किया। बिल्कुल। और वो लग्जरी चीजों की बात भी करते हैं, जैसे महंगी कार। वो कहते हैं इसे भी संपत्ति से आने वाली आय से खरीदो, लोन लेकर नहीं। मतलब पहले संपत्ति बनाओ, फिर उससे जो पैसा आए उससे शौक पूरे करो। हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपनी मर्सिडीज तब खरीदी जब उनके रेंटल प्रॉपर्टीज से इतना कैश फ्लो आने लगा कि कार की पेमेंट आराम से निकल जाए। ये अनुशासन की बात है, एक इनाम की तरह, बोझ की तरह नहीं। अब बात करते हैं टैक्स और कॉर्पोरेशन की। किताब कहती है कि टैक्स का इतिहास ऐसा रहा कि शुरू अमीरों से हुआ, लेकिन बोझ मध्यम वर्ग पर आ गया और अमीर लोग कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करके टैक्स बचाते हैं। क्या ये कानूनी है और ये काम कैसे करता है? किताब के अनुसार हाँ, टैक्स मूल रूप से अमीरों पर लगाए गए थे, युद्धों वगैरह के लिए पैसा जुटाने को, लेकिन धीरे धीरे ये परमानेंट हो गए और मध्यम वर्ग पर भी आ गए। अमीर लोगों ने फिर टैक्स कानूनों को समझना शुरू किया और कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करना सीखा। कॉर्पोरेशन मतलब एक कंपनी बनाना? ये एक कानूनी ढांचा है, कोई बिल्डिंग नहीं। ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा कियोसाकी बताते हैं ये है कि कॉर्पोरेशन पहले कमाता है, फिर अपने खर्चे दिखाता है, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। अच्छा, और नौकरी वाले? जबकि एक नौकरी पेशा व्यक्ति पहले कमाता है, फिर सरकार पहले टैक्स काट लेती है, और फिर जो बचता है उससे वो खर्च करता है। एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ये एक तरह का कानूनी बचाव हुआ। जी इसके लिए तो काफी समझ चाहिए होगी फिर। हाँ बिल्कुल। यहीं पर वित्तीय आईक्यू या फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत पड़ती है।
इसमें 4 मुख्य बातें शामिल हैं। पहला, अकाउंटिंग, मतलब पैसों की भाषा समझना, बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना। ओके। दूसरा, निवेश, यानी पैसे से पैसा बनाने की स्ट्रैटेजी। तीसरा, बाजार की समझ, सप्लाई और डिमांड को समझना। और चौथा, कानून, टैक्स के नियम, कॉर्पोरेट फायदे, इन सबको जानना। इन चारों की समझ से ही आप कॉर्पोरेशन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा है पांचवा सबक, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वो नोट छापते हैं? नहीं नहीं, नोट नहीं छापते। इसका मतलब है कि वो अपनी वित्तीय बुद्धि और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके ऐसे अवसर बनाते हैं या ढूंढते हैं जिन्हें दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। अच्छा, जैसे, वो सौदे करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि पैसा असल में तो बस एक आइडिया है जिस पर हम सब सहमत हो गए। असली ताकत पैसे में नहीं, आपके दिमाग में है। अगर आपके पास वित्तीय ज्ञान है तो आप बिना ज्यादा पैसे के भी मौके बना सकते हैं और संपत्ति खड़ी कर सकते हैं। ये दिमागी खेल ज्यादा है। छठा सबक है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ये तो कुछ कुछ पहले सबक जैसा ही लग रहा है। हाँ, उससे जुड़ा हुआ है पर थोड़ा अलग है। पहला सबक ज्यादातर माइंडसेट के बारे में था, ये वाला स्किल बिल्डिंग पर जोर देता है। ओके। कियोसाकी सलाह देते हैं कि नौकरी चुनते वक्त सिर्फ सैलरी मत देखो, ये देखो कि वहां कौन सी नई स्किल सीखने को मिल रही है। खासकर सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, लोगों को मैनेज करना, ये ऐसी स्किल्स हैं जो आपको किसी भी फील्ड में पैसा बनाने में मदद कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट होना काफी नहीं है। हाँ, वो सिंगापुर की एक जर्नलिस्ट का उदाहरण देते हैं। बहुत अच्छा लिखती थी पर उसकी किताबें बिकती नहीं थी। जब कियोसाकी ने उसे सेल्स सीखने की सलाह दी तो उसे बुरा लगा। वो खुद को प्रोफेशनल मानती थी, सेल्समैन नहीं। अच्छा। तो कियोसाकी ने समझाया कि वो खुद बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं। मतलब लिखना एक स्किल है, बेचना दूसरी। मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे अच्छा हैमबर्गर शायद नहीं बनाता, हाँ, ये तो है। पर उसके पास बेचने और डिलीवर करने का दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है। तो अलग अलग स्किल्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, मान लिया कि किसी ने फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल कर ली, स्किल्स भी सीख ली, फिर भी कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बाधाएं हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। ये कौन सी बाधाएं हैं? हाँ, ये मुख्य रूप से मानसिक बाधाएं हैं। पहली और सबसे बड़ी है पैसे खोने का डर। डर। हाँ, ज्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि वो कभी जीतने की कोशिश ही नहीं करते। वो बहुत सेफ खेलते हैं। रिच डैड कहते थे कि असफलता विजेताओं को और प्रेरित करती है, जबकि हारने वालों को हरा देती है। डर लगना तो स्वाभाविक है, पर उसे मैनेज करना सीखना होगा। और दूसरी बाधा, मुझे लगता है ये तो हमारे आसपास बहुत आम है, शंका या निराशावाद, सिनिसिज्म। वो क्या होगा अगर वाली सोच, या दूसरों की नेगेटिव बातें सुनकर पीछे हट जाना। बिल्कुल। वो दोस्त या रिश्तेदार जो खुद तो शायद कुछ नहीं करते, पर आपकी हर योजना में नुक्स निकालते हैं। अरे, ये नहीं चलेगा, इसमें तो रिस्क है। हाँ हाँ, कियोसाकी कहते हैं कि ऐसी शंकाएं अक्सर हमें बड़े मौकों से दूर रखती हैं और ये बहुत महंगी पड़ती हैं। अनचाही सलाह अक्सर मुफ्त होती है पर खतरनाक भी। तीसरी बाधा थोड़ी चौंकाने वाली है, आलस्य, लेजीनेस। लोग तो कहते हैं कि वो बहुत बिजी हैं। हाँ, पर कियोसाकी कहते हैं कि ये बिजी दिखना अक्सर असली आलस्य को छुपाने का तरीका होता है। अच्छा, कैसे? लोग खुद को उन कामों में व्यस्त रखते हैं जो शायद उतने जरूरी नहीं हैं, ताकि उन जरूरी कामों से बच सकें जिनसे उन्हें डर लगता है या जो उन्हें मुश्किल लगते हैं। जैसे अपने सेहत का ध्यान रखना या अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ करना। तो इसका इलाज क्या है? कियोसाकी मजाक में कहते हैं, थोड़ा सा लालच। पूछो, मेरे लिए इसमें क्या है? अपनी इच्छाओं को मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करो। और कौन सी बाधाएं हैं? चौथी है बुरी आदतें। हमारी जिंदगी हमारे आदतों का ही तो नतीजा है। पैसे के मामले में एक आम बुरी आदत है पहले सारे बिल चुकाना और अगर कुछ बचा तो खुद पर खर्च करना या निवेश करना। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। रिच डैड की आदत इसके बिल्कुल उलट थी। पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। वो पहले अपनी संपत्ति वाले कॉलम में निवेश करते थे और फिर जो बचता था उससे बिल चुकाते थे। लेकिन अगर पैसे कम पड़ गए तो बिल कैसे चुकेंगे? यही तो ट्रिक है। रिच डैड कहते थे कि ये दबाव उन्हें और ज्यादा पैसा कमाने के नए तरीके सोचने पर मजबूर करता था। बिल चुकाने का प्रेशर उन्हें क्रिएटिव बनाता था। वो अपनी बचत या निवेश को हाथ नहीं लगाते थे। ये एक तरह का वित्तीय अनुशासन है। ये तो मुश्किल लगता है। तो और पांचवी बाधा है अहंकार, एरोगेंस। ये तब होता है जब हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं और अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड। बिल्कुल।
रिच डैड कहते थे, मैं जो जानता हूँ उससे पैसा कमाता हूँ, मैं जो नहीं जानता उसी से पैसा कमाता हूँ। इसलिए वह हमेशा सवाल पूछते थे, सीखते रहते थे। अहंकार असल में अज्ञानता को छुपाने का एक तरीका है। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ ये है कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वो है आपकी वित्तीय समझ, आपकी सोच और लगातार सीखते रहने की इच्छा। हाँ। ये किताब उस पारंपरिक सलाह को कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ, उसको सीधी चुनौती देती है और लोगों को अपनी आर्थिक किस्मत खुद लिखने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, और ये कहना भी ज़रूरी है कि देखिए, ये किताब जितनी लोकप्रिय हुई है, उतनी ही विवादित भी रही है। अच्छा। हाँ, कुछ आलोचक इसे ज़रूरत से ज़्यादा सरल मानते हैं। कहते हैं कहानियाँ शायद पूरी तरह सच ना हो और कुछ सलाहें थोड़ी जोखिम भरी या गलत भी हो सकती हैं। जॉन टी रीड जैसे आलोचकों ने इसकी काफ़ी आलोचना की है। रिच डैड असल में कौन थे, इस पर भी काफ़ी बहस हुई है। हम्म। लेकिन इन सब के बावजूद इस किताब ने दुनिया भर में फाइनेंशियल लिटरेसी पर और पैसे के बारे में हमारी सोच पर एक ज़बरदस्त बहस छेड़ी है, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी तथाकथित संपत्ति, जैसे शायद आपका घर, क्या वो वाकई आपकी जेब में पैसा डाल रही है या निकाल रही है? क्या वो संपत्ति है या दायित्व? सोचने वाली बात है। और क्या आपकी रोज की आदतें आपको उसी चूहा दौड़ में फंसाए रख रही हैं या उससे निकलने में मदद कर रही हैं? और वो कौन सी एक स्किल है जिसे अगर आप सीख लें तो आपकी आर्थिक दिशा बदल सकती है, भले ही आज वो आपकी सोच से कितनी भी दूर क्यों ना लगे। उम्मीद है इस चर्चा से पैसे को लेकर कुछ नए पहलू सोचने को मिले होंगे। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।